बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे चीनी बहरान के ऊपर, क्योंकि आपको याद होगा कि जब चीनी का मसनूई बहरान पैदा किया गया तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक मिशन तश्कील दिया था जिसने इस बात का तयन करना था कि इस बहरान में कौन कौन से लोग मुलव्वस थे, इन लोगों ने कैसे कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया। तो उसके बाद इसकी फ्रांसिक ऑडिट जो आनी थी वो भी अब तैयार हो चुकी है और कल जो है वो वफाकी काबीना का एक आम इजलास तलब कर लिया गया है। और इस इजलास में जो इनसाइड दी PM हाउस और हुकूमती ऐवानों के जो लोग हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कल जो है ये रिपोर्ट काबीना के खुसूसी इजलास में ये पेश की जा सकती है। तो अब ये रिपोर्ट अगर पेश होती है तो इसके ऊपर मज़ीद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान क्या इसके ऊपर एक्शन लेंगे, काबीना के साथ शेयर की जाएगी, उसके बाद इसको पब्लिक कब किया जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें और ऐसे बहुत सारे सवालात हैं कि जिनके जवाब जो है वो कल मिल जाएंगे। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा बताते हैं कि इस इंक्वायरी रिपोर्ट में ऐसा क्या है। इंक्वायरी रिपोर्ट जो है इसमें बड़े होशरबा किस्म के इंकशाफात हैं और उन चीज़ों के बारे में तहकीकात की गई हैं कि जो कि शायद आम इंसान जो है और आम जो लोग हैं उनकी जो है ना नज़र भी वहाँ और इंसान की सोच भी वहाँ नहीं पहुँच सकती। तो इसमें शुगर माफिया के हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन की गई है पूछा गया है इसमें, और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया गया है कि किसानों के साथ जो दोहात किया गया शुगर मिल मालिकान की जानिब से, उनसे सस्ता गन्ना जो ख़रीदा गया, उनसे टैक्स बचाने के लिए, आमदनी छुपाने के लिए, ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए, पैसा बचाने के लिए शुगर माफिया ने कैसे जो है वो उसने फेक अकाउंट्स उन लोगों ने बनाए हुए हैं, कच्चे पक्के अकाउंट्स उन लोगों ने बनाए हुए हैं, किस तरह से उनने डबल खाते उन लोगों ने बनाए हुए हैं ये जो है वो टैक्स बचाने के लिए और अपनी कारोबार करने के लिए। उसके साथ साथ इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन मज़ीद इस बात की गई कि किस तरह से जो है वो इस चीनी के मामले के ऊपर जो है अरबों रुपए की जो टैक्स चोरी की जाती है वो कैसे की जाती है। उसके बाद गोश्त सब्सिडियाँ कैसे दी जाती हैं, यानी किसी के नाम पे सब्सिडी लेकर उसका फ़ायदा कोई और लेता है, इस हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन शामिल हैं। उसके साथ साथ किस तरह से इसकी जो एक्सपोर्ट है वो किसी और के नाम पे की जाती है और पैसा खुद कमाया जाता है, ये भी कहानियाँ इसके अंदर शामिल हैं जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की गई है वाजिद ज़िया साहब की सरबराही में इंक्वायरी टीम जो है। उसके साथ साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है जी कि 90% चीनी का बेनामी कारोबार हो रहा है और सुना जा रहा है कि गुज़िश्ता 5 सालों में, इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि गुज़िश्ता 5 सालों में ये जो शुगर माफिया है इसको 29 अरब रुपए की जो सब्सिडी दी गई है उसमें से 22 अरब की जो सब्सिडी है वो पिछली हुकूमतों ने दी है, जबकि ये जो 2.5 अरब की जो सब्सिडी है ये तकरीबन जो इसी दौरे हुकूमत में उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत ने ही इस शुगर माफिया को सब्सिडी दी है, जबकि 4.5 अरब की जो सब्सिडी है वो सिंध हुकूमत ने दी है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की गई है और ये चीज़ यहाँ से इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की गई है कि किस तरह से ये जो एक नेक्सस बना हुआ है शुगर माफिया का जो है वो कौमी ख़जाने को लूटने के लिए सब्सिडी दी जाती है, अरबों खरबों का मामला होता है और वहाँ पर जो है गरीब के ऊपर बोझ डाल दिया जाता है और अमीर को इसका फ़ायदा हो जाता है। इसके ऊपर वाजिद ज़िया साहब की सरबराही में इंक्वायरी टीम ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर ली है। अच्छा, उसके बाद आपको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में लेके जाते हैं और आपको बताते हैं कि ये माफिया काम कैसे करता है। अब मौजूदा हुकूमत में क्या हुआ, मौजूदा हुकूमत में ये हुआ जी कि जब इक़्तिदार में आई तो इक़्तिदार में आने के बाद जो चीनी का जो एक माफिया था वो दोबारा सरगर्म हो गया, जिसमें रज़ाक दाऊद साहब, जहांगीर खान तरीन साहब और खुसरो बख्तियार जैसे जो लोग हैं वो इसमें एक्टिव हो गए क्योंकि वो हुकूमत के अंदर बैठे हुए थे। और सबसे पहले जो है वो रज़ाक दाऊद साहब जो है वो असद उमर साहब के पास गए और उनसे कहा जी कि आप जो है वो सब्सिडी दें। तो असद उमर साहब ने क्या किया, आगे से इनकार कर दिया। अब तो 2 रास्ते यहाँ पर थे। एक तो रास्ता ये था कि असद उमर साहब के इनकार के बाद रज़ाक दाऊद साहब ये सोचते हैं कि वो हुकूमत में बैठे हैं और एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ बैठे हुए हैं कि जो कि इन चीज़ों और इन बातों के ऊपर यकीन नहीं रखता। तो या तो उस नज़रिए के साथ वो आगे चलते या वो अपना नज़रिया इस्तेमाल करते। तो रज़ाक दाऊद साहब ने वही काम किया जो उनको करना चाहिए था कि उन्होंने अपने नज़रिए का उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने अपनी सोच का इस्तेमाल किया और उन्होंने क्या किया जी कि उन्होंने जहांगीर खान तरीन और खुसरो बख्तियार साहब को साथ मिलाने के बाद दोबारा असद उमर साहब को अप्रोच किया और अप्रोच करने के बाद इन लोगों ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से असद उमर को हैंडल किया, क्योंकि उस वक्त का वज़ीर ख़जाना असद उमर था। तो असद उमर साहब को इन लोगों ने हैंडल किया और हैंडल करने के बाद इन लोगों ने क्या किया जी कि इन लोगों ने उनसे सब्सिडी लेने में वो लोग कामयाब हो गए। इन लोगों ने असद उमर साहब को सब्सिडी देने पर राज़ी कर लिया। अब क्या हुआ जी कि असद उमर साहब से ना सिर्फ इन लोगों ने असद उमर साहब को राज़ी कर लिया सब्सिडी देने पर, बल्कि इन लोगों ने 10 लाख टन के बजाय 11 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की भी इजाज़त ले ली और असद उमर साहब ने इनको इजाज़त दे भी थी।
उसके बाद क्या हुआ कि ये जो माफिया था, ये जो कार्टेल था, ये जो एक चीनी जो बुरहान का, ये जो चीनी का जो एक माफिया है, इन लोगों ने क्या किया कि असद उमर साहब ने जब इनको चीनी एक्सपोर्ट करने की जब इजाज़त दे दी, तो उसके बाद इन लोगों ने क्या किया जी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ यानी मुस्तमिक नून के दौरे हुकूमत के जो रुके हुए जो सब्सिडी के 2 अरब रुपए थे, वो भी इन लोगों ने असद उमर से निकलवा लिए। असद उमर ने इनको वो भी दे दिए। अच्छा, असद उमर साहब ने इनको जब दे दिए तो उन्होंने नहीं सोचा कि इमरान खान का नज़रिया क्या है, इमरान खान इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं, नहीं रखते, इलेक्शन से पहले हम क्या बातें करते थे, इलेक्शन के बाद हमने क्या हम लोग काम कर रहे हैं। पर असद उमर साहब ने भी हाथ साफ़ कर दिया और उनको इस चीज़ की इजाज़त दे दी और उनको उनका फ़ायदा उन लोगों ने दे दिया। अच्छा, अब क्या है कि असद उमर साहब ने उनको ये तमाम काम करने के बाद एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये की कि उनको इस बात की भी इजाज़त दे दी कि वो सूबों से भी सब्सिडी ले लें, यानी पंजाब से भी ले लें, वो सिंध से भी ले लें। असद उमर साहब ने इस माफिया को इतना नवाज दिया कि माफिया को चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त भी दे दी, इनको एक्स्ट्रा भी दे दी, इनको नवाज शरीफ के दौर के रुके हुए जो पैसे थे, अरबों रुपए का जो पैसा था, वो भी इनको दिलवा दिया और इनको साथ इस बात की इजाज़त दे दी कि वो सूबों से भी जो सब्सिडी है वो ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ जी कि यही जो माफिया था, ज़ाहिर बात है स्ट्रॉन्ग माफिया है, और ये माफिया चला गया पंजाब में। अब पंजाब में एक तरफ अगर एक पलड़े में अगर उस्मान बुज़दार को रखा जाए और एक पलड़े में जंगीर तरीन, रज़ाक दाऊद, आशिम जवान बख्त और खुसरो मुख्तियार साहब और दीगर लोगों को रखा जाए जिनकी मिलें, तो उनमें ज़ाहिर बात है उस्मान बुज़दार साहब की तो इतनी शायद हैसियत नहीं है लोगों के सामने, वो तो नाम के वज़ीर-ए-आला हैं। तो इन्होंने क्या किया जी कि साईं बुज़दार साहब ने भी इनको जो है ना तकरीबन 5 रुपये 35 पैसे फ़ी किलो के हिसाब से 15 शुगर मिल्स को जो है वो सब्सिडी दे दी, जो कि 3 अरब रुपए की बनती थी। अच्छा, अब ये सब्सिडी देने के बाद क्या हुआ जी कि इस सब्सिडी का जो पूरा मामला था, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी पिछले दिनों से क्रिएट हुई थी, जो कि लोग इसको समझने से कासर थे। अब मामला क्या हुआ जी, इस सब्सिडी देने में कोई एक बंदा शामिल नहीं है, इसमें काबीना भी शामिल है, इसमें ईसीसी भी शामिल है, ईसीसी के जो अरकान हैं वो भी शामिल हैं, उसमें आपके असद उमर साहब भी शामिल हैं, रज़ाक दाऊद साहब, जंगीर तरीन साहब, खुसरो मुख्तियार साहब, हाशिम जवान बख्त, उस्मान बुज़दार, ये तमाम के तमाम जो लोग हैं ये सब्सिडी देने में शामिल हैं और गंदम एक्सपोर्ट करने की इजाज़त देने में ये लोग सारे शामिल हैं। अच्छा, अब मामला क्या हुआ जी कि ये तो मामला हो गया वफाकी हुकूमत का कि वफाकी हुकूमत ने कैसे इनको जो है ना इनको इजाज़त दी। अब जो कमीशन ने जो तहकीकात की और कमीशन ने तहकीकात के दौरान जब CM सिंध को जब ख़त लिखा कि भाई आप भी कमीशन के सामने पेश हों, तो उन्होंने पहले पेश होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ना इस सब्सिडी देने में और ना ये काम करने में उनका कोई किरदार है और ना उन्होंने कोई किरदार अदा किया, तो लिहाजा उनका इस कमीशन के सामने पेश होने का कोई मकसद नहीं है। तो वहाँ पर फिर कमीशन ने उनको ख़त लिखा और एडवोकेट जनरल सिंध को उन्हें ख़त लिखा और उनको बताया कमीशन ने कि भाई कामिल मुराद अली शाह साहब, ये मामला सिर्फ इस दौर का नहीं है, ये मामला पिछले 5 सालों का मामला है। ये जो कहते थे ना कि पीपल्स पार्टी वाले और जितने लोग कहते थे कि इसमें सिंध हुकूमत में तो 1 रुपए की सब्सिडी ना दी ना ली ना कुछ, इसका कोई इनकी कोई शमूलियत है इसके अंदर, तो उस कमीशन ने कहा जी कि हम तो सारी इस दौर की तो कर ही नहीं रहे, हम तो पिछले 5 सालों की भी इसके अंदर हमने इंडक्ट किया हुआ है कि हमने इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो उसके बाद क्या हुआ जी, और उन्होंने कहा कि यही कुछ टी और आर्स हैं कि जिनकी बुनियाद पर हमने उस्मान बुज़दार, असद उमर और दीगर लोगों को बुलाया, तो लिहाजा आप भी हैं। वो नहीं आए, उनकी अपनी मर्ज़ी थी, उन्होंने अपना जवाब दाखिल करवा दिया। लेकिन अब मामला क्या हुआ जी, मामला ये हुआ कि इस इन्वेस्टिगेशन के बाद ये चीज़ सामने आई है और ये जो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो है वो सिंध हुकूमत के हवाले से आई है कि खाकान अब्बास साहब के दौरे हुकूमत में, कि खाकान अब्बास साहब के दौरे हुकूमत में 2017 में जब वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, तो शाहिद अब्बास साहब ने 10 रुपये 70 पैसे फ़ी किलो के हिसाब से जो चीनी की 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी सूबों को। खाकान अब्बास साहब ने, साबिक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो हमारे जो हैं, फार्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो हैं, और उसके बाद क्या किया, सिंध हुकूमत ने वफाक से सब्सिडी ली, उसका फ़ायदा लिया। उसके बाद क्या किया सिंध हुकूमत ने जी कि 9 रुपये 30 पैसे फ़ी किलो के हिसाब से इन लोगों ने मज़ीद चीनी का जो कारोबार करने वाले जो लोग थे, मालकान थे, मिल मालकान थे, उनको इन लोगों ने सब्सिडी दे दी, यानी वफाक से भी ले ली, सिंध से भी ले ली। और उसके बाद क्या किया, ये तमाम का तमाम जो इसका जो फ़ायदा था वो इन लोगों ने 2 ग्रुप जो थे, एक ज़दारी ग्रुप और एक ओमनी ग्रुप, इनको इन लोगों ने सारे का सारा जो था वो फ़ायदा था इनको पहुँचा दिया। बाकी शुगर मिलों को अंदर से निकाल दिया और इन लोगों को उनने वहाँ पर फ़ायदा पहुँचा दिया। तो उसके बाद कमीशन ने फिर इनको बताया
कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई हैं, और ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन जो हुई है, जो इंक्वायरी हुई है, जो रिपोर्ट कल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को पेश की जाएगी, इसमें सारी चीज़ें शामिल है इसमें, जो कि सिंध हुकूमत बार बार कह रही थी कि इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है, हमारा कोई अमल दखल नहीं है। तो ये चीज़ें भी सारी सामने आ जाएंगी कि किस तरह से सिंध हुकूमत ने भी पिछले 5 सालों में जो कौम के ख़जाने के ऊपर जो हाथ साफ़ किए हैं वो भी सारा कुछ हो जाएगा, और अभी जो हुकूमत ने किया वो भी हो जाएगा। तो उसके बाद आपको बताते हैं जी कि आपको याद होगा कि जो एक JT बनी थी उसके 35 वॉल्यूम हैं, पता नहीं ओमनी ग्रुप, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग, और पता नहीं कितनी किस्से कहानियाँ चलते रहे पिछले 2 सालों में कि आवाम को तो शायद अब इन कहानियों के बारे में याद भी नहीं होगी, लेकिन ये वही किस्से कहानियाँ थे कि अब जो जो स्कैंडल खुलेगा, जो जो इन्वेस्टिगेशन होगी, जो जो मालूमात सामने आएंगी, अदारे करेंगे, इन तमाम की तमाम चीज़ों का उन चीज़ों के साथ लिंक्ड है। ये वही फेक अकाउंट्स हैं, ये वही लोग हैं, घुमा फिरा के इन लोगों ने अपने अकाउंट्स बनाए हुए थे लोगों के, और घुमा फिरा के क्या करते हैं ये लोग खुद ही फ़ायदा लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कभी रेडी वाले को, कभी पान वाले को, कभी छाबड़ी वाले को, कभी रक्शे वाले को इस्तेमाल करते हैं। उनके अकाउंट्स पे नाम पर अरबों रुपया ट्रांसफ़र किया जाता है, उससे कारोबार किया जाता है, लेकिन फ़ायदा ये लोग ले जाते हैं। तो यही वो चीज़ें हैं, यही वो काटल है जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और जो पाकिस्तान की आवाम जो है वो चाहती है, चाहे उस आवाम का तल्लुक चाहे मुस्लिम लीग नून के साथ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हो, या किसी और सियासी जमात के साथ हो, वो सब यही चाहते हैं कि इस कातिल का जो इस चीज़ ने जो कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया, इस माफिया ने, इनको कटारे में लेकर आया जाए। और इसी तरीके से आपने देखा कि सिंध हुकूमत ने कैसे फ़ायदा पहुँचाया अपने पिछले दौरे हुकूमत में। अच्छा, उसके बाद आपको थोड़ा सा बताते हैं मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत का। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में क्या हुआ जी कि ये जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो अभी जो तैयार हुई है, इस रिपोर्ट में बड़ा वाज़ेह तौर पर यह चीज़ की गई है जी कि हमारी जो मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी, इसने अपने फ़वाइद के लिए इनने क्या किया जी कि पंजाब में शहबाज शरीफ साहब ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में, बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनकी जो अपनी शुगर मिल्स हैं उनका, और एक अल अरबिया शुगर मिल है इसका जो है ना, इसका जब ऑडिट हुआ तो वहाँ से पता चला जी कि वहाँ पे ये मिल जो है ये हमज़ा शहबाज के नाम पे है, सलमान शहबाज, नुसरत शहबाज साहब की मलकियत है। और बाकी शुगर मिल्स की तरह जब इन्हें ये ख़त लिखा गया कि आपकी भी हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपके बारे में भी ऐसी चीज़ें सामने आई है कि आप लोगों ने भी सब्सिडी से फ़ायदा उठाया है, तो लिहाजा आपके ऊपर भी बड़े सीरियस किस्म के इल्ज़ाम आ रहे हैं, तो आप इस तरह कह रहे हैं कि आप कमीशन के सामने पेश हो। अब शहबाज शरीफ साहब तो खुद तो पेश होते नहीं हैं, इन लोगों ने कारोबार सारा आके शिफ्ट किया हुआ है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपने एक इंजीनियर साहब को वहाँ पर कमिश्नर के सामने भेज दिया, और इनने कहा जी कि हमारा नुमाइंदा है वो आके पेश होगा और पेश होकर अपना जवाब देगा। तो वो थे जी डायरेक्टर टेक्निकल साहब इनके अदारों के। तो वो जब पेश हुए तो उन्होंने कमिश्नर से कहा जी कि मेरा तो फाइनेंस से कोई दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं है, ये कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितनी सब्सिडी हुई, कितनी सब्सिडी नहीं हुई, कितनी खपत है, कितनी खपत नहीं है, कितनी एक्सपोर्ट हुई, कितनी इंपोर्ट हुई, इस बारे में तो भाई मेरा काम ही नहीं है, मैं तो टेक्निकल बंदा हूँ, तो ये तो काम है फाइनेंस वालों का। तो लिहाजा मुझे आप जो सवाल करने मुझसे पूछें इंजीनियरिंग के बारे में, तो मैं उसका आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और आप अगर मज़ीद कोई चीज़ अगर पूछना चाहते हैं तो आप उन लोगों से पूछ लें जो जिनका तल्लुक़ फाइनेंस के साथ है। तो उसके बाद फिर इंक्वायरी कमीशन ने इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन की हैं, वो भी सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो पूरी कहानी आपको बताने का मकसद ये था कि ये किस तरह से ये जो माफिया है, ये चाहे हुकूमत के अंदर बैठा हो चाहे ये हुकूमत के बाहर बैठा हो, ये माफिया जो है वो हर दौरे हुकूमत में मजबूत माफिया के तौर पर सामने आता है। इनकी कोई सियासी जमात नहीं है, इनका कोई नज़रिया नहीं है, इनका कोई विज़न नहीं है, इनका सिर्फ एक विज़न है और वो ये है कि हमने अपना माल बनाना है, और जो कौम के का जो टैक्स का जो पैसा है जो कि कौमी ख़जाने में आता है उसके ऊपर ये लोग हाथ साफ करते हैं। अमीर जो है वो अमीर से अमीर होता है, गरीब जो है वो मज़ीद गरीब से गरीब तर होता जाता है। अब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के लिए बड़ा एक इम्तिहान है। वो इम्तिहान ये है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के पास कल जब रिपोर्ट जब अगर वो कल हो जाती है या जब भी उनके पास आएगी रिपोर्ट, तो वो इस माफिया को एक्सपोज करें। ये माफिया चाहे शरीफ ख़ानदान के अंदर हो, चाहे माफिया सिंध हुकूमत में हो यानी ज़रदारी ख़ानदान के अंदर हो या किसी और ख़ानदान के अंदर हो, चाहे वो हुकूमत के अंदर बैठा हुआ हो, इन तमाम लोगों को एक्सपोज करें और इन लोगों को अवाम को बताएं कि किस तरह से जो है वो कौम के पैसे के ऊपर ये जो तबका है, ये जो माफिया है, ये हाथ साफ करता है। अगर इमरान खान साहब इस माफिया के ख़िलाफ़ अगर काम करने में अगर कामयाब हो गए, इस माफिया के ख़िलाफ़ अगर टकराने में कामयाब हो गए, इस माफिया को अगर एक्सपोज करने में कामयाब हो गए, फिर तो इमरान खान साहब का बड़ा फ्यूचर है, फिर तो इमरान खान साहब की बड़ी बल्ले बल्ले है। क्योंकि इस वक्त पूरी कौम का सिर्फ एक ही मुतालबा है
और वो मुतालबा ये है कि जितने भी इल्ज़ामात लगे हैं नवाज शरीफ, जरदारी और दीगर लोगों के ऊपर, वो साबित किए जाएँ और उनको साबित करने के बाद उनको कड़ी से कड़ी सजाएँ दी जाएँ। और अगर ऐसा काम करने में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अगर कामयाब अगर नहीं होते तो फिर उनका जो मुस्तकबिल है वो तारीख है, उनका जो वोटर जिसकी उम्र जो है वो 18 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक है, बल्कि 35 साल और 40 साल की उम्र तक के दरमियान जिनका जो वोटर है, उसको इस बात का उसका बिलीव है इस बात के ऊपर कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कभी भी जो है वो माफिया के साथ मिलेंगे नहीं, वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो अगर इमरान खान साहब ये काम नहीं करते तो उनका मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा और फिर वही सियासी जमातें जो कि रवायती सियासतदान जो थे इससे पहले आते थे, तो वही उनका जो वतीरा था वही इस हुकूमत का वतीरा होगा। और इमरान खान साहब को इस बात की इन्वेस्टिगेशन करके अवाम को बताना पड़ेगा कि किस किस शख्स ने उनकी छतरी के नीचे बैठकर, किस किस शख्स ने उनकी छतरी के नीचे बैठकर, उसके साए के नीचे बैठकर, उनकी काबीना के अंदर बैठकर कौमी ख़जाने को कितना नुकसान पहुँचाया, किस तरह नुकसान पहुँचाया और नुकसान पहुँचाने के बाद वो किस तरह वहाँ से उसने अपने आप को सादक रमीन कह के वहाँ साइड पे हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें इमरान खान साहब को बतानी होंगी और अगर इमरान खान साहब ये चीज़ें बता देंगे तो इसका उनको फ़ायदा सियासत में, ना सिर्फ सियासत में होगा बल्कि पाकिस्तान की तारीख़ में जो सुनहरे हरूफ हैं इसमें उनका नाम लिखा जाएगा।